नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 23 दिसंबर 2021। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। पार्लियामेंट का विंटर सेशन adjourn हुआ है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्स पास हुआ है इस बार विंटर सेशन में, और विंटर सेशन की प्रोडक्टिविटी कैसे रहा है वो हम डिटेली डिस्कस करेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन अडोप्ट किया है। बेसिकली ये अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड देने से रिलेटेड है, वो देखेंगे। फिर नीति आयोग का वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम से रिलेटेड एक न्यूज़ है। वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। फिर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बेसिक डिटेल्स हम जानेंगे। फिर दोस्तों इंडिया की सिक्योरिटी कैटेगरीज के रिलेटेड एक न्यूज़ है। अमित शाह, सोनिया गांधी एंड मनमोहन सिंह का Z+ सिक्योरिटी एक्सटेंड किया है। तो इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कैटेगरीज है, जैसे SPG प्रोटेक्शन, Z+ सिक्योरिटी, ये सब क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 5 न्यूज़ है आज इंपॉर्टेंट, तो ये सारे हम डिटेली डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़, विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट कंक्लूड्स। देखिए पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। BMW करके आप याद रख सकते हो। विंटर सेशन सबसे लास्ट सेशन होता है। अब जाके विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट कंक्लूड हुआ है या फिर एडजर्नमेंट साइन डाई हुआ है। क्या होता है एडजर्नमेंट साइन डाई? देखिए अगला सेशन कब शुरू होगा ये डेट नहीं फिक्स करके जब पार्लियामेंट कंक्लूड होता है या फिर एडजर्न होता है, इसे आप एडजर्नमेंट साइन डाई बोलते हो। क्लियर? आप देखिए, अब हम ये देखेंगे कि विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कितने % रहा है। क्या होता है प्रोडक्टिविटी? मतलब कितने अच्छे तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स या बिजनेस चला था, या फिर कितने % ऑफ बिल्स पास हुए थे लोकसभा में एंड राज्यसभा में। ये सारे से आप प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने ये बोला है कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी अराउंड 82% रहा है एंड राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी केवल 48% रहा है। वैसे दोस्तों इस बार विंटर सेशन की शुरुआत में ही राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हमारा वाइस प्रेसिडेंट, 12 अपोजिशन MPs को सस्पेंड किया था। एक्चुअली लास्ट सेशन में, बेसिकली मानसून सेशन में पेगासस स्पाईवेयर इश्यू को लेके काफ़ी अपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ किए थे, जिसकी वजह से विंटर सेशन की शुरुआत में प्रिसाइडिंग ऑफिसर 12 अपोजिशन MPs को सस्पेंड किया। अब ये सस्पेंशन को लेके काफ़ी प्रोटेस्ट चला था। वैसे भी लखीमपुर खेरी इंसिडेंट, काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्शियल बिल को लेके इश्यूज़, ये सारे की वजह से पार्लियामेंट में काफ़ी हल्ला मच रहा था अपोजिशन की तरफ से। वैसे कोई भी बिल के ऊपर ठीक से डिस्कशन नहीं हो पाया। आप में से कई लोग संसद टीवी देखते होंगे, आपको तो पता ही होगा। तो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, कोई भी बिल के ऊपर जो हेल्थी डिबेट या डिस्कशन होना चाहिए था वो कुछ हो नहीं पाया है। बस हल्ला मच रहा था, कोई पेपर फाड़ रहे थे, कोई बिल फाड़ रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, ठीक है, ये सब हो रहा था बस। अब देखिए हम ये चेक करेंगे इस सेशन में कितने बिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे एंड कितने पास हुआ था। During the session, 13 bills were introduced. 11 bills were passed by both houses of parliament. तो कौन कौन से बिल्स पास हुआ है ये हम ब्रीफली देखेंगे। वैसे दोस्तों गवर्नमेंट ने 6 बिल्स तो पार्लियामेंट्री कमिटीज को भेजा है फॉर क्लोजर स्क्रूटनी। लेटेस्ट भेजा था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल दैट सीक्स टू प्रोवाइड ओवरराइड पर्सनल लॉस ऑफ डिफरेंट रिलीजन। बेसिकली लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन को 18 से 21 करने वाला जो बिल है। एक्चुअली अगर आप 18 से 21 करते हो, काफ़ी सारे एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें से एक है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल। तो इस बिल को भी एक पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से ये डिमांड था। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्स पास हुआ है दोनों हाउसेस में। टोटल 11 बिल्स है। अब एक एक बिल का इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल। ये क्या है? इलेक्टोरल रोल्स को आधार डाटाबेस से लिंक करने वाला एक प्रोविजन है इसमें। अगला है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस बिल 2021। देखिए हमारे देश में कई सारे मेडिसिन या इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो है NDPS एक्ट के पर्व्यू में आता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स को या फिर पेशेंट्स को इन ड्रग्स को खरीदने में ज़्यादा फॉर्मेलिटीज फॉलो करना होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर जो स्ट्रिक्ट प्रोविजन है उन्हें थोड़ा ईज करने का एक प्रोविजन लेके आया है। तो यह है NDPS अमेंडमेंट बिल 2021 में। ठीक, अगला है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एस्टैब्लिश हुआ था
वो कौन सा है? एक सेंट्रल एजेंसी है। आप देखिए ये जो अमेंडमेंट बिल के अंदर कुछ सेंट्रल एजेंसीज को ज़्यादा पावर्स दिया जा रहा है, ज़्यादा ऑफेंसेस के अंडर इन्वेस्टिगेट करने का पावर दिया जा रहा है। तो यह है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021। इसको भी प्रेसिडेंट असेंट मिल चुका है, एक्ट बन चुका है। फिर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल। ये क्या है? देखिए सीवीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इनके भी थोड़ा पावर्स को एक्सटेंड किया जा रहा है। ठीक है, सीवीसी का जो ऑलरेडी पावर्स है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा रहा है, या फिर ज़्यादा ऑफेंसेस के अंडर इन्वेस्टिगेट करने का अथॉरिटी दिया जा रहा है, ये सब आप बोल सकते हो। इसको भी प्रेसिडेंशियल असेंट मिल चुका है, एक्ट बन चुका है बेसिकली। फिर है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल। ये क्या है? देखिए हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, इनके सैलरी इंक्रीज करने का, कंडीशंस ऑफ सर्विस में थोड़ा चेंजेस लाने का बिल है ये। फिर है फार्म लॉस रिपील बिल 2021। ये तो आपको पता होगा, ये भी एक्ट बन चुका है। देखिए तीनों फार्म लॉस को रिपील किया था। आप जब कोई एक्ट को आप रिपील करते हो तो वही प्रोसीजर फॉलो करना है जब वो एक्ट पास हुआ था। तो फार्म लॉस रिपील करने के लिए भी एक बिल पेश हुआ था, वो पास हो चुका है। फिर है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020। ये क्या है? देखिए बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। ये क्या होता है? देखिए कई सारे कपल्स में क्या होता है, ठीक से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है। तो जिनमें ये प्रॉब्लम है उनके लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके एक फैसिलिटी आजकल, मतलब स्पर्म को कलेक्ट करेगा, एग को भी, दोनों को बाहर एक एक्सटर्नल मीडियम में फ्यूज करवाएगा। जब ये एम्ब्रियो बन जाएगा, इसके बाद इस एम्ब्रियो को जो लेडी है उनके यूट्रस के अंदर डिपॉजिट करेंगे। तो ये है बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये सब करने के लिए कई सारे क्लिनिक्स हैं आजकल इंडिया में। तो इनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक बिल है, थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है क्योंकि एक बिजनेस बन चुका है अब। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल में कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस दिया जा रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फील्ड में। ठीक है, फिर है सरगसी रेगुलेशन बिल। क्या होता है सरगसी? देखिए ये भी आप प्रेगनेंसी से रिलेट कर सकते हो। हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में लेडीज़ में एक प्रॉब्लम होता है। कुछ लेडीज़ में इनकी जो यूट्रस में वो बच्चे कैरी नहीं कर पाता है, पेट के अंदर बच्चे कैरी नहीं कर पाते हैं, कुछ कंडीशन नहीं है। तो ऐसे जो औरत है उन्हें हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, जो पेरेंट्स है मेल से स्पर्म कलेक्ट करेंगे और फीमेल से एग, दोनों को बाहर एक एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइज करने के बाद उस एम्ब्रियो को दूसरा एक लेडी का एम्ब्रियो में डिपॉजिट करेगा। वही 10 महीना बच्चे को कैरी करेंगे, जैसे डिलीवरी हो जाएगा बच्चे दे देंगे पेरेंट्स को। तो इसको बोलते हैं सरगसी। अब प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, जो नॉर्मल सरगसी है वो अलो करते हैं, ये तो अच्छी बात है कि नहीं, पर ये भी एक बिजनेस बन चुका है। इंडिया में कई सारे लोग ऐसा है जो सरगसी से अपना इनकम कमाते हैं, मतलब बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। ये जैसे बिजनेस बन गया तो इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट अभी एक बिल लेके आया है। इसमें इस तरह जो कमर्शियल सरगसी है इसे पूरा बैन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है सरगसी रेगुलेशन बिल। फिर डैम सेफ्टी बिल, इसके बारे में मैंने एक अलग सा वीडियो भी बनाया था। बेसिकली जितने डैम्स है हमारे देश में उसकी सेफ्टी, स्ट्रक्चर, ये सब को लेके एक बिल है, एक नेशनल कमेटी बनाया जा रहा है डैम सेफ्टी को लेके। ठीक है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ डैम सेफ्टी बिल सर्च कीजिए, 8-9 मिनट का एक वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021। ये कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एस्टैब्लिश किया जा रहा है कई स्टेट्स में, जैसे हैदराबाद में, राजस्थान में। ठीक है, तो ये इस अमेंडमेंट बिल में है, राइट। तो इतने बिल्स पास हुआ था पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस में पास हुआ, कुछ तो एक्ट भी बन चुका है। फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास ऑलरेडी कुछ बिल्स है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, मीडिएशन बिल, फिर चार्टेड अकाउंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज बिल, बायोलॉजी डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जब दोनों हाउसेस में पास हो जाएगा ना तब हम डिटेली डिस्कस करेंगे। फिर लोकसभा में 2 बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, नेशनल एंटी डोपिंग बिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जब इसके बारे में डिस्कशन वगैरह होगा तब हमें ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएगा। तो आई होप आपको इन सारे बिल्स के बारे में बेसिक आइडिया तो मिल चुका होगा। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन टू ईज अफगान एड। ये बेसिकली अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड देने से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन था जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अब अडॉप्ट किया है। वैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? टोटल 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। अभी के हिसाब से इंडिया इज ऑल्सो ए नॉन परमानेंट मेंबर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए एक नॉन परमानेंट मेंबर का टर्म कितने साल का होता है? आप देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि तालिबान जब से टेक ओवर किया है
तब से मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाया था और जो ह्यूमैनिटेरियन एड या ग्रांट्स वो दे रहे थे अफगानिस्तान को पहले से, वो बंद भी किया था। अब आप सोचिए दोस्तों, तालिबान ने गलती तो किया है, पर अफगानिस्तान का जो जनता है उनकी क्या गलती है? ऊपर से अब तो दिसंबर चल रहा है, अफगानिस्तान में एक तो बहुत ठंड हो रहा होगा और फूड क्राइसिस, मेडिसिन क्राइसिस भी हो रहा है। अब अफगानिस्तान की जनता को इस तरह हेल्प्स की बहुत ज़रूरत है। तो काफ़ी कंट्रीज़ ये सैंक्शन के चलते ये हेल्प नहीं दे रहा था, पर रिसेंटली इंडिया ने काफ़ी सारी ह्यूमैनिटेरियन एड किया है, ये अलग बात है। तो अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया है कि अफगानिस्तान को इस तरह ह्यूमैनिटेरियन एड करना है करके। वैसे ये रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट जब पुटअप किया था बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब रशिया एंड चाइना इसे अपोज किया था, पर अब जाके रशिया चाइना भी इसे अप्रूव किया है। वैसे दोस्तों आपको पता है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन अगर पास होना है तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके परमिशन मिलना ज़रूरी है। कोई भी एक परमानेंट मेंबर अगर अप्रूव नहीं किया तो कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। दैट इज़ द रूल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसलिए इंडिया जैसे कंट्रीज़ ये बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंडिया के साथ और भी 3 कंट्रीज़ हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यूएन में होना चाहिए करके कैंपेनिंग कर रहा है। एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, वो कौन कौन सा है मुझे बताइए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो इंडिया है, बाकी 3 कंट्रीज़ कौन सा है आप देखिए। वैसे यूनाइटेड नेशंस परमानेंट मेंबर्स कौन कौन सा है सिक्योरिटी काउंसिल का? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, चाइना, यूके एंड रशिया, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन सा है ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दिस कवर्स अर्जेंटली नीडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड अदर एक्टिविटीज दैट सपोर्ट बेसिक ह्यूमन नीड्स इन अफगानिस्तान। अब देखिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मतलब क्या क्या है। एक तो ह्यूमन सफरिंग को रिलीव करना है, एंड शेल्टर एंड सेटलमेंट असिस्टेंस, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, लाइवलीहुड सपोर्ट, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ इंक्लूडिंग कोविड रिलेटेड असिस्टेंस, न्यूट्रिशन, हाइजीन एमंग अदर्स। तो ये सारे हेल्प की ज़रूरत है अब अफगानिस्तान के जनता को। वैसे इसके लिए एक रेजोल्यूशन नंबर भी दिया हुआ है, रेजोल्यूशन 2615। देखिए रेजोल्यूशन नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। वो है रेजोल्यूशन 2593। 2593 क्या था? Called on the Taliban to not permit Afghanistan to become a training ground for terrorists। जैसे तालिबान टेक ओवर किया था अफगानिस्तान को, वो टेररिस्ट का हेवन नहीं बनना चाहिए, टेररिस्ट के लिए एक सपोर्टिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए। इस तरह अफगानिस्तान को यूनाइटेड नेशंस ने बोला था एक रेजोल्यूशन के थ्रू। यह है रेजोल्यूशन 2593। ये क्वेश्चन बन सकता है, नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। वैसे दोस्तों हमारा जो यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव है टीएस तिरुमूर्ति साहब, इन्होंने कुछ बोला है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस। देखिए जब आप एक कंट्री को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते हो तो आपको ये नहीं देखना चाहिए उनकी एथनिसिटी क्या है, रीजन क्या है, पॉलिटिकल बिलीफ क्या है। अगर कोई सफ़र कर रहे हैं उन्हें हेल्प करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। एंड सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मोस्ट वल्नरेबल को पहुँचना चाहिए, जैसे वीमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी बातें हुआ है, इसमें इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी बात आपको पता होगा। अब अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे कंट्रीज आगे आया है, इंडिया भी हेल्प किया था रिसेंटली, आपको पता ही है, मैंने वो न्यूज़ कवर भी किया था। एंड यूएस एंड अदर कंट्रीज हैड फ्रोजन मोर देन $10 billion आफ्टर तालिबान ousted द अशरफ गानी गवर्नमेंट। देखिए 20 साल तक यूएस एंड नाटो ट्रूप्स अफगानिस्तान में प्रेजेंट था, तब यूएस ने काफ़ी पैसे अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया या फिर उनको हेल्प किया बेसिकली। पर जैसे तालिबान टेक ओवर किया था, यूएस कम से कम 10 बिलियन का जो फंड है उसको फ्रीज किया था। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैड रिलीज्ड अ रिपोर्ट इन नवंबर सेइंग दैट कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट आर इन डिसअरे। आप देखिए खोल मिला के ये है दोस्तों कि अफगानिस्तान का कंडीशन काफ़ी ख़राब है, फूड क्राइसिस है, मेडिसिन क्राइसिस है, बैंकों में पैसे नहीं है, पूरी इकोनॉमी ख़राब हो चुका है। तो अब अगर वेस्टर्न कंट्रीज इस तरह सैंक्शंस लगाएंगे या फिर जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं देंगे तो सफ़र कौन करेगा? तालिबान गवर्नमेंट नहीं करेगा, उनको क्या जाता है, उनको कुछ नहीं जाता है, जो जनता है जो अल्टीमेटली सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन के थ्रू इन्होंने जितने भी कंट्रीज है जो असिस्टेंस दे सकते हैं अफगानिस्तान को, इन्हें वो रिक्वेस्ट भी किया है कि आप जो पैसे ब्लॉक करके रखो ये कम से कम दे दो, पर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सही जगह में इस्तेमाल हो रहा है। वैसे दोस्तों जितने फूड क्राइसिस एंड मेडिसिन क्राइसिस के रिलेटेड जो हेल्प हो रहा है अफगानिस्तान में, वो डायरेक्टली तालिबान गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है। उधर ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलरेडी उधर है, तो जितने भी हेल्प है वो उन तक पहुंच रहा है, ठीक है। वही सब कुछ कर रहा है, तालिबान गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है कि नहीं। तो दोस्तों वही ये पेपर थी, जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर मैंडेट में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगा।
अगला न्यूज़ है विमेन सीआरपीएफ कमांडोज रेडी फॉर वीआईपी प्रोटेक्शन ड्यूटी। देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने लास्ट ईयर विमेन कमांडोज की ट्रेनिंग शुरू किया था। अब इनके ट्रेनिंग खत्म हो चुका है। जनवरी 2022 से इन्हें वीआईपी प्रोटेक्शन ड्यूटी के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। सबसे पहले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में, दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इन इंडिया, जिसे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। सीआरपीएफ के अलावा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, ये सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आप बोल सकते हो। आप देखिए इंडिया में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स को हाईएस्ट सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। जो सिक्योरिटी कवर दिया जाता है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल सबसे टॉप सिक्योरिटी जो कैटेगरी है वो एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजेंसी है हु सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोटेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, ये 1988 में फॉर्म हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर कहीं भी हो, चाहे इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, इनको ये अकम्पनी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं इनको भी वैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है, पर फैमिली मेंबर्स में डिक्लेन सिक्योरिटी, मतलब वो अगर बोलेंगे कि हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी दे सकता है। ठीक है, वैसे दोस्तों पहले क्या होता था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का मैंडेट ये था कि प्राइम मिनिस्टर को तो प्रोटेक्ट करना ही है, प्राइम मिनिस्टर का पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन एक्सेट्रा इनको भी प्रोटेक्ट करना था। इनके टर्म ऑफ ऑफिस खत्म होने के 5 साल तक प्रोटेक्शन देना चाहिए था। पर 2019 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया था जिसमें ये मैंडेट को रिमूव कर दिया। तो अभी के लिए ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इन्हें प्रोटेक्ट करना होता है जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम सिक्योरिटी कैटेगरीज इन इंडिया के बारे में देखते हैं। देखिए अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। नॉर्मली इंडिया में प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सर्विस चीफ्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेलिब्रिटीज एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनस को इस तरह की सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। अब इनके रिस्क के आधार पर, मतलब इनके ऊपर कितना रिस्क है, इसके ऊपर सिक्योरिटी कवर डिवाइड किया हुआ है। जैसे Z+ कैटेगरी है, Z कैटेगरी, Y+ कैटेगरी, Y कैटेगरी, X कैटेगरी, इसमें कितने कितने लोग डिप्लॉय होता है ये इधर लिखा है। ठीक है, बेसिकली जो Z+ लेवल ऑफ सिक्योरिटी है ये सबसे टॉप माना जाता है। दैट इज प्रोवाइडेड बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज। अब ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज में कई सारे आर्म पुलिस फोर्सेस से कमांडोज डिप्लॉय होता है। CRPF से आता है, CASF से आता है, ठीक है, एंड पुलिस से भी आता है। तो देखिए भी, तो अब न्यूज़ क्या आया है, ये जो वीमेन कमांडोज का ट्रेनिंग अभी खत्म हुआ है, इन्हें वीआईपी प्रोटेक्शन ड्यूटी के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है। बेसिकली जो Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ना गवर्नमेंट, इसमें वीमेन कमांडोज भी अभी से होंगे। वैसे इंडिया में Z+ सिक्योरिटी लिमिटेड लोगों को दिया जाता है। कौन कौन है? एक है गांधी फैमिली। गांधी फैमिली मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये 3, और यूनियन होम मिनिस्टर को अमित शाह, फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भी। तो इतने लोगों को अभी के लिए Z+ सिक्योरिटी है, राइट। अब देखिए गांधी फैमिली को CRPF Z+ कवर 2019 में अकॉर्ड किया था। उससे पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का कवर था गांधी फैमिली को, पर 2019 में जैसे अमित शाह होम मिनिस्टर बने थे तब इन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रिमूव किया और Z+ कवर दे दिया गांधी फैमिली को। ठीक है, तो पेपर फॉर जनरल स्टडीज 3 वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया विंस ब्रॉन्ज। सबसे पहले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, ये 6th एडिशन ऑफ मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है। दिस इज ए मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट फॉर द 6 बेस्ट एशियन नेशनल टीम्स। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? एशियन हॉकी फेडरेशन। आप देखिए ये टूर्नामेंट बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत बार ये पोस्टपोन हुआ था कोविड-19 के चक्कर में। फाइनली ये 14 to 22 दिसंबर 2021 में ढाका बांग्लादेश में हो रहा है। अब फाइनल मैच होगा साउथ कोरिया वर्सेस जापान। वैसे दोस्तों ग्रुप स्टेजेस में इंडिया एकदम टॉप पोजीशन में आया था, पर जब सेमीफाइनल्स हुआ इंडिया जापान के साथ हार गया, और अब जो हुआ है वो लूसेस फाइनल था, बेसिकली ब्रॉन्ज मेडल के लिए या फिर 3rd पोजीशन के लिए। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और इंडियन टीम ने पाकिस्तान टीम को 4-3 स्कोर से हरा दिया। ठीक है, जो लास्ट एडिशन हुआ था एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 2018 में, ये हुआ था ओमान के कैपिटल मस्कट में। तब इंडिया एंड पाकिस्तान को जॉइंट विनर्स डिक्लेयर किए थे। तो इसके बाद अब 2021 में जो 6th एडिशन हुआ, इसमें इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल से सैटिस्फाई होना पड़ा। क्लियर? अब देखिए, इट वॉज इंडिया 2nd विन ओवर पाकिस्तान। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला ग्रुप स्टेजेस में इंडिया का पोजीशन टॉप में था,
तो पाकिस्तान के साथ एक मैच ऑलरेडी हो चुका था, तो पाकिस्तान को तब भी इंडिया ने हराया था, और ये लूसेस फाइनल जो अब हुआ इसमें भी इंडिया पाकिस्तान को हरा दिया। आप देखिए इसमें जो ग्रुप स्टेजेस में राउंड रोबिन स्टेजेस भी बोलते हैं इसे। क्या होता है राउंड रोबिन मेथड? आपने आईपीएल में, रणजी ट्रॉफी में वगैरह सुना होगा, राउंड रोबिन मेथड फॉलो होता है। देखिए सिंपल भाषा में दोस्तों, मान लीजिए 6 टीम्स है। अब राउंड रोबिन मेथड में क्या है ना, ये 6 टीम्स को आपस में खेलना पड़ेगा। मतलब बांग्लादेश इंडिया, बांग्लादेश जापान, बांग्लादेश मलेशिया, बांग्लादेश पाकिस्तान, बांग्लादेश साउथ कोरिया, इस तरह सारे कंट्रीज़ के साथ एक मैच तो खेलना ही होगा। तो इस तरह सारे मैचेस जब एक बार हो जाता है, इसमें जो टॉप 4 है इन्हें सेमीफाइनल के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, वही हुआ जब सेमीफाइनल हुआ तो इंडिया जापान के साथ हार गया था। क्लियर? इसको बोलते हैं राउंड रोबिन मेथड। मतलब सारे टीम्स को आपस में कॉम्पीट करवाता है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस स्पोर्ट्स में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। आजकल स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये न्यूज़ डिस्कस किया। आज का फाइनल न्यूज़, नीति आयोग लॉन्चेस वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम VIP। सबसे पहले वर्नाकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए आपने बेसिक NCERT हिस्ट्री किताब में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पढ़ा होगा। ब्रिटिश राज के टाइम पर इम्पोज हुआ था। बेसिकली जितने रीजनल न्यूज़पेपर्स है उन्हें बैन करने का एक प्रोविजन था उस एक्ट में। तो बेसिकली वर्नाकुलर का मतलब क्या है? लोकल, रीजनल, देसी, ये सब आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन AIM के बारे में आपने सुना ही होगा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली हमारे देश में जितने इनोवेटर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, जो कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, इनिशिएटिव लेके आना चाहता है, उन्हें एम्पावर करना। तो इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन के अंडर नीति आयोग ने अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी सेटअप किया था। अब अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स का काम क्या है? देखिए हमारे देश में अगर कोई इनोवेटर या एंटरप्रेन्योर कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उन्हें नेसेसरी गाइडेंस प्रोवाइड करना, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, एक्सेस टू इन्वेस्टर्स, नेटवर्किंग, फैसिलिटेटिंग ए होस्ट ऑफ अदर रिसोर्सेज। तो ये सब करके एक स्टार्टअप को सर्वाइव करने के लिए और स्केल अप करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब ये जो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? It will enable innovators and entrepreneurs in India to have access to the innovation ecosystem in 22 scheduled languages। हमारा 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस है ना, इन लैंग्वेजेस में जितने भी मटेरियल्स है, टेक्निकल बुकलेट्स है, ये प्रोवाइड किया जाएगा। आप देखिए दोस्तों, एक डाटा मैं आपको बता देता हूँ। 2011 सेंसस के हिसाब से हमारे देश में केवल 10.4% ऑफ इंडियन स्पीक इंग्लिश, और हमारे देश में केवल 0.02% लोग हैं जो इंग्लिश को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और 10 साल बाद ये डाटा और भी चेंज हो सकता है। तो अभी के हिसाब से हमारा एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स के लिए हम कौन कौन से लैंग्वेज में मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो पूरा इकोसिस्टम है इसमें कौन कौन से लैंग्वेज यूज़ होता है? केवल इंग्लिश यूज़ होता है या फिर हिंदी यूज़ होता होगा? पर इंडिया में कई सारे लैंग्वेजेस हैं, कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ ये हिंदी इंग्लिश वगैरह लोग समझते नहीं हैं। अब जो क्रिएटिव कैपेबिलिटी है और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई कनेक्शन तो नहीं है ना। मतलब कोई भी लैंग्वेज बोले, उनके अंदर जो क्रिएटिव कैपेबिलिटी है उन्हें इंप्रूव करना ज़रूरी है। इसके लिए देसी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज वो समझते हैं उसी में एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इसलिए नीति आयोग इस तरह एक वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। देखिए, टू बिल्ड द नेसेसरी कैपेसिटी फॉर द VIP, AIM हैज आइडेंटिफाइड एंड विल बी ट्रेनिंग ए वर्नाकुलर टास्क फोर्स। इसके लिए एक वर्नाकुलर टास्क फोर्स भी सेटअप किया जाएगा। इसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज टीचर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे, टेक्निकल राइटर्स होंगे, एंड द लीडरशिप ऑफ रीजनल अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो बेसिकली अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स के लीडरशिप में कई सारे लोकल लैंग्वेज टीचर्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, टेक्निकल राइटर्स वगैरह होगा इस टास्क फोर्स में। और क्या लिखा है देखिए, टू गेट द प्रोग्राम रोलिंग, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इज लॉन्चिंग ए ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। देखिए, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा। इसमें ये IIT दिल्ली के साथ, IIT दिल्ली का जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है इनके साथ कोलैबोरेशन भी कर रहा है। बेसिकली इस प्रोग्राम का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए वो IIT दिल्ली के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, ये भी लिखा है इधर। ठीक है, और भी कुछ डाटा है। इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी क्रिएटेड फॉर द वर्नाकुलर इनोवेटर्स। देखिए, ये जो प्रोग्राम से नीति आयोग बेसिकली इनोवेटर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वर्नाकुलर है। अगर आप इंग्लिश एंड हिंदी में सब कुछ करते रहोगे तो ये जो रीजनल या लोकल इनोवेटर्स है उनके लिए दिक्कत होगा। अब इस तरह आप सारे लैंग्वेजेस में सब कुछ प्रोवाइड करने से इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है।
ठीक है। एंड इंडिया में भी द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू लॉन्च सच एन इनिशिएटिव, ऐसे किसी भी कंट्री में हुआ नहीं है। वैसे दोस्तों दुनिया में जितने कंट्री है उस कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस यूज होता है। अब वो लोग भी एक नेशनल लैंग्वेज होगा उनका या फिर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, उसी में सब कुछ प्रोवाइड करते हैं ना। पर इंडिया में क्या किया जा रहा है, हमारा 8 शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस है वो सभी को इंक्लूड करके एक इनोवेशन इकोसिस्टम हम प्रोवाइड किया जा रहा है। इस तरह करने से Adult Innovation Aim looks forward to enriching the local, regional, national and global innovation pipelines. तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको सारे न्यूज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।